Hello students, today we are going to discuss our next topic in the chapter Assessment Procedure Part 3. Assessment Procedure के पहले दो पार्ट्स में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया. अभी हम इसी में पार्ट 3 में असेसमेंट प्रोसीजर में फॉलो होने वाले कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. असेसमेंट प्रोसीजर जिसमें और हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स. सेक्शन 154 के अंदर आपको बताया गया है कि मिस्टेक्स का रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है. जैसे पीछे आपसे बात की गई कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, किसी भी तरीके की मिस्टेक अगर हो गई है तो हम उसे किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है. रेक्टिफिकेशन कैन बी डन बाय द अथॉरिटी कंसर्न ऑन इट्स ओन. या तो अथॉरिटी अपने आप कर सकती है या अगर असेसी एप्लीकेशन दायर करे किसी भी मिस्टेक की रेक्टिफिकेशन के लिए तो उस एप्लीकेशन के बिहाफ पर भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है. या वेयर द अथॉरिटी कंसर्न इज कमीशन अपील्स द मिस्टेक इज ब्रॉट टू हिज नोटिस बाय द असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर भी जो इस मिस्टेक को है वो नोटिस में ला सकता है. ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन शैल बी पास्ड इन राइटिंग बाय द अथॉरिटी कंसर्न. जो ऑर्डर होगा वो रिटर्न में होगा. द पर्सन होल्डिंग दैट ऑफिस मे चेंज एंड द रेक्टिफिकेशन मे बी मेड बाय हिज सक्सेसर. हायर अथॉरिटी को आप एप्लीकेशन देंगे और जो अथॉरिटी है जो ऑफिस होल्ड कर रही है वो जो है रेक्टिफिकेशन के लिए अपने सक्सेसर को जो आगे फर्दर पास ऑन कर सकता है. विच मिस्टेक कैन बी रेक्टिफाइड. किस तरह की मिस्टेक जो है वो रेक्टिफाई की जा सकती है. एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड इन द ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी कैन बी रेक्टिफाइड. कोई भी मिस्टेक जो कि रिकॉर्ड्स में शो हो रही है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है. नाउ द लिमिटेशंस. Normally, where an application for rectification is made by the assessee, the authority shall pass an order within a period of 6 months from the end of the month in which the application is received by it, making the amendment or refusing to allow the claim. दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं. Within 4 years from the end of financial year in which the order sought to be rectified was passed. जिस पर्टिकुलर ईयर में ऑर्डर पास ऑन किया गया है उसके 4 साल के अंदर भी ऐसा रेक्टिफिकेशन के लिए ऑर्डर किया जा सकता है. दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स अंडर सेक्शन 154. नाउ नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन के लिए एक नोटिस दिया जाएगा. इफ द रेक्टिफिकेशन एनहेंसेस द लायबिलिटी ऑफ द असेसी और रिड्यूसेस द रिफंड, द अथॉरिटी कंसर्न शैल गिव नोटिस टू द असेसी ऑफ इट्स इंटेंशन सो टू डू सो. अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन होता है और उस रेक्टिफिकेशन के अंदर बजाय कि रिफंड के जो निकल के आता है वहाँ पर असेसी की जो लायबिलिटी को बढ़ाती है जो वैल्यू, तो उसे इस टाइप का नोटिस जो है असेसी को दिया जाता है. Where any such rectification has the effect of reducing the assessment, the assessing officer shall make any refund which may be due to the such assessee. और अगर बजाय की लायबिलिटी एनहेंस होने के अगर आपकी जो वैल्यू है वो रिफंड की बनती है तो आपको उसके लिए भी मैसेज दिया जा सकता है. नाउ द नोटिस ऑफ डिमांड. एक नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाएगा सेक्शन 156 में जिसमें आपसे कह रहे हैं व्हेन एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम इज पेबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द असेसिंग ऑफिसर शैल सर्व upon the assessee a notice of demand specifying the sum so payable. जो भी अमाउंट ड्यू बनेगा उसके लिए जो असेसी को ऑर्डर पास किया जाना है उसके लिए नोटिस ऑफ डिमांड जो है भेज दिया जाएगा बाय द असेसिंग ऑफिसर. Where any sum is determined to be payable by the tax deductor or collector on processing of statements of tax deducted at source or collected at source, the intimation shall be deemed to be a notice of demand under section 156. Now, intimation of loss. When in the course of the assessment of the total income of the assessee, it is established that a loss has taken place which the assessee is entitled to carry forward and set off against future profits, the assessing officer shall notify to the assessee by an order in writing the amount of the loss as computed by him. अगर कोई भी लॉस निकल के आता है तो असेसिंग ऑफिसर इसका इंटीमेशन भी जो है असेसिंग ऑफिसर जो है असेसी को दे देगा अंडर सेक्शन 156.
7. दिस इज इंटीमेशन ऑफ लॉस। ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। अभी इसी में फर्दर हमारे पास और जो है इनकम टैक्स ई असेसमेंट स्कीम 2019 में जो इनकम टैक्स की ई असेसमेंट स्कीम जो है अनाउंस की गई, उस स्कीम के लिए हमारे पास बहुत से प्रोविजंस हैं। उस स्कीम के अंडर जो प्रोविजंस हैं वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर प्रोविजंस की बात करें, ई असेसमेंट स्कीम के अंडर हमें पहले डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। डेफिनेशंस देखिए जिसमें 1 by 1 क्या कहा गया है। यहाँ सबसे पहले टर्म यूज हो रही है एक्ट। एक्ट मीन्स द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन addressee shall have the same meaning as assigned to it in the information technology act। जैसे addressee वहाँ हमें बताया गया है तो addressee का मीनिंग हमारा सेम वही है। addressee मीन्स जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। addressee मीन्स जिसको हमें नोटिस भेजना है। assessment means assessment of total income or loss of the assessee under subsection 3 of section 143 of the act। Then authorized representative, it shall have the same meaning as assigned to it in the subsection 2 of the section 288 of the act। Automated allocation system means an algorithm for randomized allocation of cases by using suitable technological tools including artificial intelligence and machine learning with a view to optimize the use of resources। Some more definitions are there। Automated examination tools means an algorithm for standard examination of draft orders by using suitable technological tools including artificial intelligence and machine learning with a view to reduce the scope of discretion। Another terms are board। board means CBDT, Central Board of Direct Taxes, जो हमने पढ़ा भी है टैक्स अथॉरिटी के चैप्टर में। Then computer resource shall have the same meaning as assigned to them in the IT Act 2000। यहाँ हमारे पास टर्म्स हैं जो कि IT एक्ट आपको जैसा कि पहले पढ़ाया गया है, IT एक्ट में हमारे पास इन सभी टर्म्स का मीनिंग जो है बड़े क्लियरली बताया गया है हमें। देन कंप्यूटर सिस्टम शैल हैव द सेम मीनिंग। कंप्यूटर सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम। कंप्यूटर रिसोर्स मतलब कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स जो हम हेल्प ले रहे हैं। कंप्यूटर रिसोर्स मीन्स जो कंप्यूटर्स की हेल्प हम ले रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू हम जो IT एक्ट के अंडर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्ट के अंडर जो हम यूज कर रहे हैं। Then computer system means a particular system through which we are getting the information, we are utilizing the information। Computer resource of assessee shall include assessee's registered account in designated portal of the income tax department, mobile app linked to the registered mobile phone number of the assessee or email account of the assessee with his email service provider। Next, digital signature। डिजिटल सिग्नेचर मीन्स डिजिटली जो सिग्नेचर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नेचर किए जाते हैं। डेजिग्नेटेड पोर्टल, इट मीन्स अ वेब पोर्टल डेजिग्नेटेड बाय द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, जो वहाँ का जो है इंचार्ज रहेगा। देन ई असेसमेंट मीन्स the assessment proceedings conducted electronically in e-proceeding facility through assessee's registered account in designated portal। electronic record, it means इलेक्ट्रॉनिकली जब हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, यानी जो हम सॉफ्टवेयर में अपनी डाटा को संभाल कर रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल हैव द सेम मीनिंग, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली जो सिग्नेचर किए जाते हैं। ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज मीन्स ए मैसेज और इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड और ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स और communication device including attachment in text, image, audio, video and any other electronic record which may be transmitted with the message। Then the term is hash function। hash function जो होता है, hash function जो हमारे हैश रिजल्ट के नाम से भी इसे कॉल किया जाता है। अब यहाँ हैश फंक्शन मीन्स एन अलॉगरिथम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर जनरली स्मॉलर सेट नोन एज हैश रिजल्ट such that an electronic record yields the same hash result every time the algorithm is executed with the same electronic record। यहाँ पर आपको जो कह रहे हैं हैश फंक्शन का मीनिंग आपको बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही बताया गया है। देखिए हैश फंक्शन बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है हमारा ये। देन हमारे पास है
Mobile app means the application software of the income tax department developed for mobile service devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the assessee. Then originator means a person who sends, generates, stores or transmits an electronic message or causes an electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person but does not include in an intermediary. Real-time alert means any communication sent to the assessee by way of short messaging service on his registered mobile number or by way of update on his mobile app or by way of an email at his registered email address so as to alert him regarding delivery of an electronic communication. Then registered account of the assessee means the electronic filing account registered by the assessee in designated portal. Then registered email address means the email address at which the electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee. Registered mobile number of the assessee means the mobile number of the assessee or his authorized representative appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the assessee in designated portal. Video telephony means the technological solutions for the reception and transmission of audio video signals by users at different locations for communication between people in real time. These are the definitional parts जो कि यहाँ पर यूज़ की गई हैं, जो यहाँ आगे फर्दर और यूज़ भी की जाएंगी इस टॉपिक के अंडर जो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर है. Then scope of the scheme. The assessment under this scheme shall be made in respect of such territorial areas or persons or class of persons, incomes or class of incomes or class of cases as may be specified. Modification of e-assessment scheme जो है modification में आपको कह रहे हैं is amended to expand the scope of e-assessment so as to include assessment under section 144 of the act relating to best judgment assessment. The date of directions to be issued under section 143(3)(b) by the central government for e-assessment has been extended from 31st March 2020 to 31st March 2022. जो यहाँ पर है वो extend की गई है. Now the e-assessment centers. ई-असेसमेंट सेंटर्स क्या होते हैं? यहाँ पर बोर्ड ने जो सेटअप किए हैं ई असेसमेंट सेंटर, जिसमें सबसे पहला है हमारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर विच शैल बी वेस्टेड विद द जुरिसडिक्शन टू मेक असेसमेंट. यहाँ पर सेंट्रल लेवल यानी फुल होल कंट्री के लिए. Regional e-assessment center to facilitate the conduct of e-assessment proceedings in the cadre controlling region of principal chief commissioner which shall be vested with the jurisdiction to make assessment. Assessment units क्या है? Assessment units बनाई जाती हैं ताकि e-assessment का जो फंक्शनिंग है वो बहुत ईजिली हो सके, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट्स, इश्यूज मटेरियल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग रिफंड अंडर द एक्ट, सीकिंग इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑन पॉइंट्स और इश्यूज so identified, analysis of the material furnished by the assessee or any other person and such other functions as may be required for the purpose of making assessment. Then verification units to facilitate the conduct of e-assessment to perform the function of verification which includes inquiry, cross verification, examination of books of accounts, examination of witnesses and recording of statements and such other functions as may be required for the purpose of verification. Then technical units क्यों बनाई जाती हैं? जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, जिसमें एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फोरेंसिक, आईटी, वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिटिक, मैनेजमेंट या ऐसे सभी मैटर्स को कंसीडर किया जाए. रिव्यू यूनिट्स टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ ई-असेसमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट assessment order which includes checking whether the relevant and material evidence has been brought on record, whether the relevant points of fact have and law have been duly incorporated in the draft order, whether the issues on which addition or disallowance should be made have been discussed in the draft order. तो ये सारे आपके पर्टिकुलर यूनिट्स जो हैं इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स, रिव्यू यूनिट्स, ये सब आपका इसमें कवर किया गया है. सेकेंडली, all communication among the assessment unit, review unit, verification unit, technical unit or with the assessee or any other person with respect to information or documents or evidence or any other detail as may be necessary for the purpose of making an assessment shall be through the national e-assessment center.
वो सब जो होगा वो ई नेशनल असेसमेंट सेंटर के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा। ऑल द अबव यूनिट्स शैल हैव द फॉलोइंग अथॉरिटीज, कौन कौन सी अथॉरिटीज रहेंगी, वही टैक्स अथॉरिटीज जो हमने टैक्स अथॉरिटी के चैप्टर में किया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर एज द केस में बी, डेप्टी कमिश्नर, डेप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर एज द केस में बी, such other income tax authority, ministerial staff, executive और consultant as considered necessary by the board। तो ये आपकी अथॉरिटीज रहेंगी जो इन फंक्शंस को मैनेज करेंगी। तो दीज आर द ई असेसमेंट सेंटर्स एंड द अथॉरिटीज। तो दिस इज अबाउट द ई असेसमेंट स्कीम। ये हमने एक पार्ट किया है, इसका एक पार्ट अभी और पेंडिंग है। जो हमारा लास्ट पार्ट रहेगा वो हमारी नेक्स्ट जो ई वीडियो है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसमें कवर अप करेंगे। एंड दिस इज अबाउट द ई असेसमेंट scheme. Thank you.